बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7, we start with the liver. Liver is a very important organ. You can say it is the central station of the metabolism. ये याद रखिएगा, जितनी एंजाइमेटिक मशीनरी इस ऑर्गन लिवर के अंदर पाई जाती है, शायद ही इतनी कम्प्लेक्स और इतनी ज़्यादा तादाद में एंजाइम्स बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन्स में पाए जाएं। इसलिए कहा जाता है कि दिस इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म। लिवर के फंक्शंस को डिस्कस करने के साथ साथ यहाँ पे उसने एक और दो चीज़ें डिस्कस की हैं। थोड़ा सा पहले उनको पढ़ लेते हैं, फिर इन डिटेल हम लिवर की बात करते हैं। एक वर्ड यहाँ पे मेंशन है सेबेशियस ग्लैंड्स। इसी तरह एक वर्ड है स्वेट ग्लैंड्स। इनकी फंक्शनिंग को भी डिस्कस किया है इसमें, इसलिए इसको पहले डिस्कस कर लें फिर लिवर की बात करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स इन द स्किन, दे रिलीज द सीबम। ये जो स्किन ऑयली होती है या इसकी जो ऑयली सरफेस होती है, ये ऑयली सेक्रेशन बेसिकली सीबम कहलाती है, जो कि स्किन में मौजूद सेबेशियस ग्लैंड्स इसको रिलीज करते हैं। और सीबम के बारे में कहा जाता है इट इज एंटीसेप्टिक इन नेचर, यानी जो सरफेस पे माइक्रोब्स हैं उनको किल करने का ये काम करती है। स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेटिंग, and the purpose of the sweating is the thermoregulation. But remember, this is not the excretion, because excretion is basically the removal of the nitrogenous waste from the body. Now liver perform various homeostatic functions for the body. उसमें जो homeostatic functions आते हैं लिवर के, it include synthesis, storage, फिर इसमें कन्वर्जन फंक्शन है, रिसाइकलिंग है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। आपकी बुक ने इस पेज पे एक नीचे टेबल बनाया है, एक साइड पे उसने इनके होम्योस्टैटिक फंक्शंस को डिस्क्राइब किया है और उसके सामने उसके जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स हैं, या ये कह लें कि इनके जो फंक्शंस हैं, जो ये इफेक्ट्स हैं लिवर के इन प्रोसेसेस के हवाले से, उसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स के हैं, उसको भी उसने डिस्कस किया। सो नंबर 1, सिंथेसिस। लिवर जो चीज़ें सिंथेसाइज करता है उसमें सबसे पहले है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। सिंथेसिस इन तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट की नो डाउट लिवर कर रहा है। लिवर इन चीज़ों को सिंथेसाइज करने के बाद आगे हवाले कर देता है किडनी के, और किडनी क्या करती है, ये थ्रू द यूरिन इन नाइट्रोजनस वेस्ट को जिस्म से बाहर निकालती है। सो बेसिकली लिवर असिस्ट किडनी, यानी किडनी को सपोर्ट कर रहा है फॉर द वेस्ट डिस्पोजल। तो दिस असिस्ट किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल। फिर दूसरे नंबर पे है प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स में प्रोथ्रोम्बिन है,
फिब्रिनोजन है और एल्ब्यूमिन है। इसमें जो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन है, इन दोनों का काम सेम है और वो है ब्लड क्लॉटिंग। ये कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है? इफ़ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था आपने और उसमें प्लेटलेट्स पढ़े थे आपने। उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो फिब्रिनोजन है इसने कन्वर्ट होना होता है फिब्रिन थ्रेड्स के अंदर। फिब्रिनोजन इज द सोल्यूबल फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स इन द ब्लड प्लाज्मा, बट फिब्रिन इट इज द इनसोल्यूबल फॉर्म। सो जो सोल्यूबल फॉर्म है फिब्रिनोजन वो कन्वर्ट होता है इनसोल्यूबल फॉर्म फिब्रिन में, और ये कन्वर्जन का जो काम है ये प्लेटलेट्स परफॉर्म करते हैं। अब जब फिब्रिन थ्रेड्स बन जाते हैं, जहाँ पे कट लगा है ब्लड कैपिलरीज में या वेसल्स में, वहाँ पे वो फिब्रिन थ्रेड जाके उस जगह पे आरबीसीज को जकड़ लेते हैं। जब आरबीसीज को जकड़ लेते हैं तो वहाँ से ब्लड मज़ीद बाहर निकलना बंद हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये ब्लड वेसल है, ये कट लगा, यहाँ से अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ये ब्लड बाहर आ रहा है। विदिन 1 to 1.5 मिनट आप लोग देखते हैं कि ये ब्लड निकलना बंद हो जाता है, यहाँ क्लॉट बन जाता है। तो यहाँ पे इस ब्लड में सोल्यूबल फॉर्म में फिब्रिनोजन है, प्लेटलेट्स ने उस पर एक्ट किया और ये फिब्रिन के थ्रेड्स बन गए। ये फिब्रिन के थ्रेड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आरबीसीज को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, ये क्लॉट बन जाता है। जब ये क्लॉट बनता है मज़ीद ब्लड नहीं निकलता। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। वेयर एज एल्ब्यूमिन it maintain osmotic balance of blood. Osmotic balance means solute balance, because blood plasma के अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार में जो चीज़ सोल्यूट के तौर पे है, these are the plasma protein and in fact these are the albumin. तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ऑस्मोटिक बैलेंस कहलाता है, जो कि एल्ब्यूमिन का काम है। फिर इसके अलावा बाइल को सिंथेसाइज करता है, चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था, और इसका काम है इमल्सिफिकेशन से, यानी लिपिड्स के बड़े ग्लोब्यूल को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। बड़े ग्लोब्यूल्स छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे, देन उस पर छोटे पार्टिकल्स पे एंजाइम्स एक्ट करेंगे। एंजाइम्स डायरेक्टली बड़े ग्लोब्यूल्स पे फैट्स की एक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई इमल्सिफिकेशन टेक प्लेस फर्स्ट, देन टेक प्लेस डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स। नंबर 4, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स। कुछ दूसरे लिपिड्स हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ, इनको भी लीवर सिंथेसाइज करता है। इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एक तो लिपिड्स आप जानते हैं कि हर ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, उसमें पाए जाते हैं, और लिपिड्स सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का बाइस भी बनते हैं, क्योंकि अगर ये लिपिड ना हो तो सेल मेम्ब्रेन इजीली वाटर में डिसॉल्व हो सकती है, डैमेज हो सकती है, जिससे सेल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। दूसरा, ये एनर्जी रिजर्व भी हैं। लिपिड्स दे स्टोर्स एनर्जी। सिंथेसिस के बाद दूसरा फंक्शन आता है स्टोरेज। आयरन को स्टोर करता है। आयरन यू नो इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ द हेमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल। इट मीन्स अगर ये आयरन स्टोर होता है मीन्स हेमोग्लोबिन का रिजर्व बढ़ेगा, और अगर हेमोग्लोबिन का रिजर्व बढ़ेगा तो हेमोग्लोबिन का फंक्शन आप जानते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सेल्स टिश्यूज की तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, दैट इज़ द ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यूज। सो आयरन स्टोरेज मीन्स
ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू being the part of the hemoglobin. Then comes the glycogen. ग्लूकोज अगर एक्सेस हो जाए बॉडी में तो ये फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, जो कि लीवर में और मसल्स में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन का स्टोर होने का मतलब एनर्जी रिजर्व। फिर तीसरे नंबर पे है कन्वर्जन फंक्शन। मसलन किस किस तरह की कन्वर्जन? एक्सेस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर ज़रूरत पड़ती है, बॉडी में ग्लूकोज नहीं है और बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, लाइक ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ग्लाइकोजन टूटता है वापस इनटू द ग्लूकोज। और इसी तरह लैक्टिक एसिड अगर बन जाए तो ये लैक्टिक एसिड इनटू ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। ये सारे कन्वर्जन फंक्शन भी लीवर करते हैं। अब यहाँ दो चीज़ें आप देखेंगे। अगर ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है इनटू द ग्लाइकोजन, इसका मतलब ग्लूकोज बॉडी के लिए यूज़ नहीं हो रहा बल्कि स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। और स्टोर होने का मतलब ये कि एनर्जी स्टोर हो रही है, बिकॉज ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इट मीन्स ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना या लैक्टिक एसिड का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना इस चीज़ की निशानदही है कि ये एनर्जी के स्टोर होने का एक ज़रिया है। और दूसरा, ग्लाइकोजन का टूटना इनटू द ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर आगे ग्लाइकोलाइसिस, देन क्रेब्स साइकिल चैप्टर नंबर 11 एटीपी बनाएगा, यानी एनर्जी सिंथेसाइज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, जो कि आगे बॉडी के और सेलुलर प्रोसेसेस जितने हैं उसमें इस्तेमाल होगी। सो एनर्जी रिजर्व भी हो रही है, स्टोर भी हो रही है, और एनर्जी यूज़ भी हो रही है। इन कन्वर्जन के अंदर हमें ये चीज़ नज़र आ रही है जो कि लीवर परफॉर्म कर रहा है। एनर्जी स्टोरेज और रिजर्व एंड इट्स यूटिलाइजेशन। फोर्थ पे आता है रिसाइकलिंग। आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, उसके बाद ये पुराने हो जाते हैं, इनके अंदर वो फंक्शनिंग नहीं रहती जो ये एक अडल्ट एज में, यंग एज में परफॉर्म कर रहे होते हैं। इससे ये लीवर के पास आते हैं, वहाँ पे एक ख़ास प्रोसेस से रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, स्प्लीन भी कुछ हद तक ये काम करता है, के ज़रिए पुराने आरबीसीज टूटते हैं, और आरबीसीज के टूटने से जो उससे हेमोग्लोबिन रिलीज़ होता है, उसमें से कुछ हेमोग्लोबिन का पार्ट रिसाइकल होता है और उससे फिर नए आरबीसीज बनते हैं। पुराने आरबीसीज का टूटना, उससे मटेरियल का दोबारा इस्तेमाल होना और नए आरबीसीज का बनना, दिस इज़ द रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ द आरबीसीज दैट इज़ डन बाय द लिवर एज वेल। सो ओल्ड आरबीसीज, अगर नए आरबीसीज बनते हैं, अच्छा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इससे ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज होती है। फिर है नंबर 5 डिटॉक्सिफिकेशन। मुख्तलिफ सारी चीज़ें ऐसी हैं हम रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। फूड एडिटिव्स हम लेते हैं, आप वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, फ्रूट्स यूज़ करते हैं। बाद औक़ात हम ऐसे ही पकड़ते हैं, फ्रूट्स बाहर से लिया और हमने खा लिया, साफ़ वगैरह भी नहीं किया, तो ऐसा होता है कि उसके ऊपर स्प्रे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रह जाते हैं और वो ऐसे ही हम इंजेस्ट कर लेते हैं अपनी उस फूड के साथ। या बेवरेजेस हैं, लिक्विड बेवरेजेस हैं, वो यूज़ करते हैं, उसमें भी बाज़ औक़ात ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, हम ले लेते हैं। ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स एट्सेट्रा हम लेते हैं, उसमें भी
एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अलावा कुछ एक्सिपिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि जो भी चीज़ हम ऑरली लेते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन से या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जब एब्जॉर्ब होते हैं तो वो ब्लड में आने के बाद सबसे पहले हाजिरी लीवर को देते हैं। आपने जो खाया है, जो पिया है, जो ओरली आपने लिया है, तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हेपेटिक पोर्टल वेन ऐसी होती है जो उसको एब्जॉर्ब करती है और उसको लीवर के पास ले जाती है। लीवर के पास जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो लीवर उसमें से टॉक्सिक एजेंट्स को अलहदा कर लेता है, रिमूव कर लेता है, जो बॉडी के लिए डैमेज का बायस बन सकती हैं। बाकी चीज़ों को आगे बॉडी के लिए फॉरवर्ड कर देता है। तो लीवर के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसमें से टॉक्सिक एजेंट्स को रिमूव करने की सलाहियत रखते हैं और बाकी चीज़ों को आगे बॉडी के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन बॉडी के लिए परफॉर्म कर रहा है। सो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड, एडिटिव्स, ड्रग्स एटसेट्रा, पेस्टिसाइड्स, बाज़ औक़ात हम स्प्रे कर रहे होते हैं फसलों के ऊपर, पेस्टिसाइड्स भी हम इंजेस्ट कर लेते हैं, पेस्टिसाइड्स भी इसमें आ सकते हैं। ये जो टॉक्सिक केमिकल्स अलहदा किए जाते हैं इसको आगे किडनीज़ के हवाले किया जाता है ताकि किडनी यूरिन के थ्रू इसको जल्द से बाहर निकाल सके। सो आल्सो दिस लिवर इज़ असिस्ट किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल। इन फंक्शंस के अलावा ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट की सिंथेसिस है, हमने पीछे एक टॉपिक में पढ़ा था यूरिया साइकिल, क्योंकि यूरिया साइकिल का होना बेसिकली मोर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया को कन्वर्ट करना है इनटू द लेस टॉक्सिक फॉर्म दैट इज द यूरिया। दिस इज थ्रू द यूरिया साइकिल एंड दिस यूरिया साइकिल operates in the liver. This is all about the homeostatic functions of the liver in our body. Thank you very much.